आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज़ का लास्ट टॉपिक अदर कंपनीज़। हम इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कि कंपनीज़ को किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो आपने इसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ कंपनीज़ के बारे में पढ़ा होगा अंडर वेरियस क्लासिफिकेशंस, और हमने देखा था कि जो कुछ कंपनीज़ जो किसी भी क्लासिफिकेशन के अंडर अपनी जगह नहीं बना सकी तो उनको हमने अदर्स की कैटेगरी में डाल दिया था। तो वो अदर कंपनीज़ की कैटेगरी हमने आज स्टडी करनी है, जिसमें सबसे पहली आती है मल्टीनेशनल कंपनीज़। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में आप सब जानते होंगे, जैसे इसके नाम से पता चलता है ये ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो मोर देन वन नेशन में ऑपरेट कर रही होती हैं। अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी सेल वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में कर रही होती हैं, मल्टी नेशंस में कर रही होती हैं, तो उनको मल्टीनेशनल कंपनीज़ कहते हैं। उसके बाद हमारी आती है डीफंक्ट कंपनीज़। डीफंक्ट कंपनीज़ बेसिकली वो वाली कंपनीज़ होती हैं जो डीफंक्शनल हो चुकी होती हैं। डीफंक्शनल का मतलब है कि जिन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की होती, कोई भी अपने बिजनेस ऑपरेशंस नहीं किए होते लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, उनको हम डीफंक्ट कंपनीज़ कहेंगे। और जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो ऐसी कंपनीज़ को चाहे तो वो अपने रजिस्टर जो उसका एक रजिस्टर मेंटेन्ड होता है जिसमें वो सारी कंपनीज़ की एंट्रीज़ करता है, उसमें से उसके नाम को डिलीट कर दें। ऐसी डीफंक्ट कंपनीज़ के नाम को डिलीट करने का राइट होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास। लेकिन वो ऐसे स्ट्रेट सिंपली वो उनको डिलीट नहीं कर सकता उनके नाम को, तो उसको पहले कन्विंस होना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये कंपनी जो है वो डीफंक्ट हो चुकी है या नहीं। तो इसके लिए वो क्या करता है कि जैसे उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि दिस कंपनी हैज़ गॉन डीफंक्ट, तो वो क्या करता है कि एक नोटिस सर्व करता है उनको कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है और हम आपका नाम जो है वो अपनी लिस्ट में से डिलीट करने के लिए प्रपोज़ कर रहे हैं। तो वो 1 मंथ का उनको नोटिस भेजता है और उसके लिए 1 मंथ के लिए वो वेट करता है। 1 मंथ वेट करने के बाद अगर फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता तो विदिन 40 डेज़ वो एक और रजिस्टर्ड लेटर जो है वो कंपनी के पास सेंड करता है। ठीक है, सेंड करने के बाद फिर वो 1 मंथ और वेट करता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देता है। वो कहता है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स ये जो डीफंक्ट कंपनी है इसका नाम जो है वो मेरे रजिस्टर में से डिलीट कर दिया जाएगा। और ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं फिर वो उनके नाम को डिलीट कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है अपनी लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में से। उसके बाद वाली हमारी जो कंपनी आती है या हमारी एसोसिएशंस जो आती हैं, दे आर अनरजिस्टर्ड कंपनीज़ और इलीगल एसोसिएशंस। देयर आर वेरियस सच कंपनीज़ विच आर कॉल्ड इलीगल एसोसिएशंस और अनरजिस्टर्ड कंपनीज़। वो कौन कौन सी होती हैं? दे कम अंडर द सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज़ एक्ट 2013। उसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म या कोई भी एसोसिएशन अगर कोई बैंकिंग बिजनेस करना चाहती है तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो होता है वो 10 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सनस या पार्टनरशिप फर्म कोई बैंकिंग बिजनेस करती है और उसका नंबर एक्सीड कर जाता है 10 मेंबर्स से, तो ऐसी एसोसिएशन या पार्टनरशिप फर्म को इलीगल एसोसिएशंस या इलीगल पार्टनरशिप्स जो हैं वो कहा जाएगा। और बाकी जो बिज़नेस बैंकिंग बिज़नेस को छोड़ के अगर पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन कोई और बिज़नेस करना चाहती हैं तो उनका मैक्सिमम नंबर जो है मेंबर्स का वो रहेगा 20। अगर इसको एक्सीड कर जाता है तो भी इसको इलीगल एसोसिएशन कहा जाएगा। और इसके लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी फर्म इलीगल एसोसिएशन रन कर रही है तो उनके लिए बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं जो उनको फेस करने पड़ सकते हैं। नंबर 1 जैसे आप देख सकते हो, ईच मेंबर ऑफ द एसोसिएशन कैन बी फाइंड अप टू 1 लाख रुपीज़। जितने भी मेंबर्स हैं एसोसिएशन के, ईच मेंबर को जो है 1 लाख रुपीज़ तक का फ़ाइन जो है वो पड़ सकता है। और ऐसी जो इलीगल एसोसिएशंस होती हैं उनकी लीगल स्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती और इसीलिए उनके वाइंडिंग अप का या कोई भी और ऑपरेशंस का उनका कोई भी क्वेश्चन अराइज़ नहीं होता। ये वाली जो एसोसिएशंस होती हैं वो वॉइड एब इनिशियो होती हैं। एब इनिशियो का मतलब होता है कि दे आर वॉइड और दे आर नॉट करेक्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। Next is each member of the association is personally answerable for all the questions of the all the actions and liabilities of the association। और जितने भी members हैं उस association के वो personally liable होंगे association के हर action और हर उनके जो भी liabilities या actions हैं उनके लिए।
और कोई भी मेंबर जो है वो आपस में कोई भी लीगल सूट फाइल नहीं कर सकता। और थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी भी कोई लीगल सूट फाइल नहीं कर सकती। और क्रेडिटर्स जो होते हैं, यूजुअली अगर कोई कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही होती तो क्रेडिटर्स के पास ये राइट होता है कि वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि इस कंपनी की लिक्विडेशन हो जाए या इसकी वाइंडिंग अप होनी चाहिए। लेकिन इस केस में, इलीगल एसोसिएशंस के केस में, क्रेडिटर्स जो हैं वो कोई भी एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते इस तरीके की। तो जो राइट्स और कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं इन केस ऑफ इलीगल एसोसिएशंस और अनरजिस्टर्ड कंपनीज़। उसके बाद हमारा फोर्थ टाइप है इन्वेस्टमेंट कंपनीज़। इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ कौन सी कहलाई जाएंगी? इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ वो वाली कंपनीज़ होती हैं जिनका प्रिंसिपल बिजनेस या मेन बिजनेस होता है क्या? इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट से हमारा यहाँ पे मतलब है कि वो किसी शेयर्स में, स्टॉक्स में, डिबेंचर्स में या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। तो इन शॉर्ट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ वो वाली कंपनीज़ होती हैं जिनका ये काम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि किसी कंपनी के शेयर्स को ख़रीदना, उनके डिबेंचर्स को ख़रीदना या उस कंपनी के स्टॉक्स को ख़रीदना या अदर किसी सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है। एंड द नेक्स्ट टाइप कम्स फाइनेंशियल कंपनीज़। इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहेंगे हम। फाइनेंशियल कंपनीज़ बेसिकली एनबीएफसीज़ के नाम से जानी जाती हैं, जिनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज़ और एनबीएफआईज़, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज़ कहा जाता है अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। अब देखो, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, नॉन बैंकिंग मतलब ये बैंक्स नहीं होते लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मतलब जो बैंक के मेजर फीचर्स होते हैं वो इनमें नहीं होते, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के काम होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो उसको पैसे एडवांस करना, जैसे बैंक का एक मेजर फंक्शन होता है ना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। तो ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल कंपनीज़ होती हैं, ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती लेकिन ये लोन्स एडवांस करती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तरीके से ये काम करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा है, फाइनेंसिंग बाय वे ऑफ मेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस और अदरवाइज एनी एक्टिविटी अदर दैन इट्स ओन। ठीक है, मतलब कि ये लोन्स और एडवांसेस जो हैं उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं या दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम होता है ना, शेयर्स को एक्वायर करना, स्टॉक्स को एक्वायर करना, डिबेंचर्स को एक्वायर करना, ये भी इनका काम होता है, ये करती हैं। उसके बाद हायर परचेज बेसिस पे, एग्रीमेंट के बेसिस पे ये गुड्स जो हैं या एसेट्स जो हैं उनको लेट आउट करती हैं। उसके बाद ये इंश्योरेंस बिजनेस को भी कैरी आउट करती हैं। और जैसे चिट फंड्स या लॉटरीज़ होती हैं उनको भी ये मैनेज भी कर सकती हैं, कंडक्ट भी कर सकती हैं या सुपरवाइज़ भी कर सकती हैं। ये लमसम बेसिस पे मनीज़ भी कलेक्ट करती हैं और इन यूनिट्स भी इशू कर सकती हैं। और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, वो ये वाली जो हमारी फाइनेंस कंपनीज़ होती हैं वो कर सकती हैं। लेकिन ये बैंक्स नहीं होते, ध्यान रहे, ये बैंक्स नहीं होते, ये नॉन बैंकिंग होती हैं लेकिन फाइनेंशियल कंपनीज़ होती हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी में आती हैं फेरा कंपनीज़। ये आती हैं हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के अंडर। ठीक है, फेरा कंपनीज़ कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनको ये वाला एक्ट कवर करता है। और ये जो फॉलोइंग आपको नीचे कैटेगरीज़ दे रखी हैं, इन कैटेगरीज़ में ये वाली कंपनीज़ जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आएगा, देखिए ध्यान से सुनना, इंडियन कंपनीज़ हैविंग नो फॉरेन इंटरेस्ट और हैविंग लेस दैन 40% फॉरेन इंटरेस्ट। ऐसी इंडियन कंपनीज़ जिनका कोई भी फॉरेन इंटरेस्ट नहीं है पहली बात, और अगर है तो 40% से कम है, मतलब उनमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 40% से कम है। पहली बात कि उनका कोई फॉरेन इंटरेस्ट नहीं है, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगी, और अगर है तो 40% से कम है, वो भी इस कैटेगरी में आएंगी। दूसरी बात है, इंडियन कंपनीज़ हैविंग मोर देन 40% नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट, सच कंपनीज़ वर अर्लियर नोन एज फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनीज़। ऐसी इंडियन कंपनीज़ जिनमें जो नॉन रेजिडेंट, जो मतलब फॉरेन, जो हमारे इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं होते, एनआरआईज़ होते हैं, एनआरआईज़ की इन्वेस्टमेंट या उनका शेयर 40% से ज़्यादा है, पहले इन कंपनीज़ को फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनीज़ कहा जाता था, वो भी फेरा एक्ट के अंडर आ जाएंगी या उनको फेरा कंपनीज़ कहेंगे हम। उसके बाद हमारी आती हैं फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज़, जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड है बट आर रजिस्टर्ड इन इंडिया मियरली फॉर बिजनेस ऑपरेशंस, लेकिन इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया के कंपनीज़ एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है।
फॉर बिज़नेस ऑपरेशंस, मतलब बिज़नेस करने के लिए, वो भी फेरा कंपनीज़ की डेफिनेशन के अंडर आएंगी। वो सारी जो हैं वो हमारी फेरा कंपनीज़ की डेफिनेशन के अंडर आती हैं, और उन पे जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है उसके सारे प्रोविजंस हैं, जो सारे सेक्शंस हैं वो इस पे अप्लाई होते हैं। उसके बाद हमारी आती हैं कंपनीज़ विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इनको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं या एनजीओज़ भी कहते हैं। ऐसी कंपनीज़ जो होती हैं वो फॉर्मेशन में आती हैं फॉर सम सोशल ऑब्जेक्ट, या किसी भी चीज़ को आगे करने के लिए, मतलब चाहे वो साइंस है चाहे वो आर्ट है, बट इनका जो मेजर पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। यूजुअली कंपनीज़ का मेजर मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज़ होती हैं उनका बेसिक मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। लेकिन जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड फॉर प्रमोटिंग, फर्स्ट पॉइंट में दिख रहा है फॉर्म्ड फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, रिलीजन, चैरिटी और एनी अदर यूज़फुल ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए और आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, साइंस या कोई भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, या कोई भी चैरिटेबल पर्पज़ है उसको प्रमोट करने के लिए जो है ये वाली कंपनीज़ बनी होती हैं। और ये जो कंपनीज़ होती हैं वो अपने मेंबर्स को कोई किसी भी तरीके की पेमेंट करना जो कि डिविडेंड के रूप में है उसको प्रोहिबिट करती हैं। ऐसी एनजीओज़ या ऐसी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको जो भी इनकम या प्रॉफिट होता है उसको वो अपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, उनको प्रमोट करने के लिए जो ये इनकम है उसको अप्लाई करते हैं, उसको वो अपने मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। और ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं उनको जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट है वो उनको ये फ़ायदा दे सकती हैं, मतलब ये बोल सकती हैं कि चाहे तो वो अपने नाम के पीछे, जैसे आपको पता है जो कंपनीज़ होती हैं उनको अपने नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन एनजीओज़ जो होती हैं उनको जो चाहे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो उनको ओमिट कर सकती हैं कि वो ये वाले वर्ड्स जो हैं वो अपने नाम के पीछे ना लगाएं, राइट। उसके बाद हमारी आती हैं वन पर्सन कंपनीज़, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है। एंड द वन पर्सन कंपनी कंसेप्ट इज़ वेरी वेरी न्यू एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर न्यू कंपनीज एक्ट दैट इज़ 2013 which was passed in 2013. As the name suggests, one person company is formed with only one person as its member. जो वन पर्सन कंपनीज़ होती हैं उनमें सिर्फ एक पर्सन होता है जो उसका मेंबर होता है, मतलब सिर्फ वन पर्सन के साथ जो है ये कंपनीज़ बनी हुई होती हैं, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो हम डिस्कस कर लें, जिसमें सबसे पहला आता है कि वन पर्सन कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली। ये जो वन पर्सन कंपनीज़ होती हैं हम इनको ओपीसी भी बोलते हैं। जो ओपीसीज़ होती हैं वो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में ही इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेशन इनकी नहीं हो सकती। उसके बाद इट कैन हैव ओनली वन मेंबर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अपने लाइफ टाइम में इसका हमेशा एक ही मेंबर हो सकता है। अगर एक मेंबर से बढ़ गए तो ओपीसी का कंसेप्ट तो ख़त्म हो जाता है ना, इसीलिए हमेशा इस कंपनी में एक ही पर्सन जो है वो मेंबर होना चाहिए। इट मे हैव ओनली वन डायरेक्टर, इसका सिर्फ एक डायरेक्टर हो सकता है। इट मे हैव मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टर्स एक्सीड हो सकते हैं, लेकिन जैसे दूसरी कंपनीज़ होती हैं उनमें एक डायरेक्टर से काम नहीं चलता, उसमें ज़्यादा डायरेक्टर होने चाहिए। लेकिन इस कंपनी में अगर मेंबर एक हो सकता है तो डायरेक्टर भी एक ही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चाहे तो एक्सीड भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 भी हो सकते हैं और उससे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं ये, ठीक है। और इस कंपनी के नाम के नीचे ब्रैकेट्स में लिखा होता है दैट इट इज़ अ वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी मेंशन्ड होता है ताकि जो इसके सब्सक्राइबर रहेंगे, जो इन्वेस्टर्स रहेंगे, उनको पता हो कि दिस कंपनी इज़ फॉर्म्ड विद ओनली वन पर्सन। देयर आर सर्टन एग्जाम्पशंस विच आर अवेलेबल टू द वन पर्सन कंपनी। जैसे मीटिंग से रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा एग्जाम्पशंस इसमें होती हैं। जैसे दूसरी कंपनीज अपनी मीटिंग करती हैं तो उनका कोरम होता है कि इतने मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए ताकि जो मीटिंग है वो वैलिडेट हो सके या वैलिड मानी जाए। लेकिन आपको पता है कि वन पर्सन कंपनी में तो सिर्फ एक ही मेंबर होता है, तो उसको कुछ मीटिंग्स होती हैं, सर्टेन नंबर ऑफ़ मीटिंग्स, उसको एग्जाम्पशन होती है कि वो चाहे तो वो ना करे। मतलब एक जो सिंपल कंपनीज होती हैं उनमें ज़रूरी होता है कि आपको साल में इतनी मीटिंग्स करना ज़रूरी है, लेकिन जो वन पर्सन कंपनी है ना तो उसमें मेंबर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ एक पर्सन भी जो है वो मीटिंग कर सकता है। और नंबर ऑफ़ मीटिंग्स के रिगार्डिंग भी इसमें कुछ छूट होती है। जैसे
जैसे ये इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे जो आगे पॉइंट आएंगे, उससे पहले कुछ एक बात है कि जैसे 1 पर्सन कंपनी है, उसमें एक ही मेंबर है, अगर उस मेंबर को कुछ हो जाए या वो इनकैपेसिटेट हो जाए अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो उस केस में क्या किया जाए, तो वो उसको अपना एक नॉमिनी वहाँ पे मेमोरेंडम में लिखना पड़ता है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है, कंपनी का चार्टर बनता है, उसमें लिखा होता है कि इस पर्सन के बाद इसका जो ये जो 1 पर्सन कंपनी है, इस पर्सन के बाद इसका जो नॉमिनी है वो कौन रहेगा, अगर ये इनकैपेसिटेट हो जाता है तो इसकी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा और बिज़नेस को रन कौन करेगा, राइट। तो वो सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं मेमोरेंडम में। उसके बाद हम देखेंगे there are certain provisions and exemptions which are available to 1 person company. फर्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा है the provisions of section 98, 100 and 111। ये सारे प्रोविजंस हैं, दे आर रिलेटिंग टू कंपनी मीटिंग्स। तो कंपनी मीटिंग्स के रिगार्डिंग उसको सर्टन एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं, जैसे आप आगे देखोगे। नंबर 2 में आता है प्रोविजंस रिगार्डिंग कॉलिंग ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डज नॉट अप्लाई टू 1 पर्सन कंपनी। जैसे EGM क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग स्पेशल सर्कमस्टांसिस में बुलाई जाती है। जैसे एनुअल जर्नल मीटिंग है वो एनुअली होती है कंपनी की, अगर उससे पहले कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी होता है तो कंपनीज EGM बुला सकती हैं। इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग बोला जाता है। 1 पर्सन कंपनी में किसी को इन्फॉर्म करके मीटिंग बुलाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अगर कोई एमरजेंसी अराइज हो जाती है तो 1 पर्सन जो है वो खुद से डिसाइड करके कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो इस केस में 1 पर्सन कंपनी के केस में EGM बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल प्रोविजंस रिगार्डिंग एनुअल जर्नल मीटिंग्स लाइक नोटिस पीरियड, कंटेंट्स ऑफ नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स, कोरम रिक्वायरमेंट्स, प्रॉक्सीज, वोटिंग डज नॉट अप्लाई टू 1 पर्सन कंपनी। ये सारे जितने भी जर्नल मीटिंग से रिगार्डिंग प्रोविजंस होते हैं वो 1 पर्सन कंपनी की मीटिंग्स 1 पर्सन कंपनी पे अप्लाई नहीं होते, उसकी मीटिंग्स पे अप्लाई नहीं होते। ये सारे हम मीटिंग्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। It shall be sufficient compliance if all the resolutions, ordinary or special, required to be passed by 1 person company at any general meeting are communicated by the member to the company and entered in the minutes book signed and dated by the company। अब इसमें क्या होता है कि जो भी जर्नल मीटिंग होती है कंपनी की, उस जर्नल मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन जो है वो सारे मेंबर्स में कम्युनिकेट किया जाता है। और उस जो मीटिंग होती है, यूजुअली कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको नोट करने के लिए एक पर्सन बैठा होता है। जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होती हैं वो सारी की सारी जो है वो नोट डाउन की जाती हैं, और जिसमें नोट डाउन की जाती हैं, जिस बुक में नोट डाउन की जाती हैं उसको मिनट्स बुक बोलते हैं। एंट्री की जाती है और फिर उसके बाद जो मिनट्स होते हैं उस पे डायरेक्टर्स के साइन होते हैं कि हाँ ये चीज़ें डिस्कस करी गई थी, या ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, या ये रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं। वो सबकी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी होती है। लेकिन 1 पर्सन कंपनी में जैसे आपको पता है कि सिर्फ एक ही मेंबर होता है जो मीटिंग कर रहा होता है, तो वो जो डिसाइड कर लेता है उसको सिर्फ मिनट्स बुक में लिख के वो अपने साइन कर दे कि हाँ मैंने ये डिसीजन लिया है, ये चीज़ मैंने लिख दी है, और साइन कर दे, तो इतना भी इनफ होता है। उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, राइट। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके की बनाई जाती हैं कंपनी में। यहाँ पे जैसे जो यूजुअली कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स P&L अकाउंट बनता है या बैलेंस शीट बनती है, उसमें सब डायरेक्टर्स के साइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अगर एक डायरेक्टर है तो एक डायरेक्टर के साइन से भी चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना 1 पर्सन कंपनी को मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बाय 1 पर्सन कंपनी। अगर 1 पर्सन कंपनी ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, मतलब कंपनी के साथ अगर उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है या यूजुअल बिजनेस कोर्स में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को उसके कुछ रूल्स होते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो सिर्फ राइटिंग में होने चाहिए। मेमोरेंडम में उनके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या चार्टर है कंपनी का, उसमें इनको एंटर करना है, लिखना ज़रूरी होता है। और उसके बाद जिस मीटिंग में ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उस मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो जिस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है उस मीटिंग के जो मिनट्स बनाए जाते हैं उस मिनट्स में इस कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र होना चाहिए और डायरेक्टर का या मेंबर का उस पर साइन होना चाहिए, ठीक है।